हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा क्लास 10th का जो मैथ चल रहा है वो चैप्टर नंबर 3 रहेगा। चैप्टर 2 तक हम पढ़ा चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। आइए चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है दो अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दो अंकों की संख्या के में दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या के अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखो, हल में हम यहां पर मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, हम इकाई का अंक मान लेते हैं। इकाई का अंक मान लेते हैं x, व दहाई का अंक जो है, दहाई का अंक बराबर मान लेते हैं y। अगर इकाई का अंक x, दहाई का अंक y मान लोगे तब आपको संख्या क्या मिलेगी। संख्या बराबर होता है 10 गुणे दहाई धन इकाई, ये संख्या है। अब पहली शर्तानुसार लिखा गया है। पहली शर्तानुसार क्या है। पहली शर्तानुसार क्या है, ध्यान से देखो। पहली शर्तानुसार ये है, पहली शर्तानुसार क्या है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। मतलब दहाई का मतलब y, दहाई का मतलब y, इकाई 2x है, दोगुना है 2x, तो y माइनस 2x बराबर 0। ये आपके पास समीकरण 1 मिला। दूसरी शर्तानुसार क्या लिखा गया है। दूसरी शर्तानुसार लिखा गया है अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम। अंकों को पलटने पर इकाई दहाई को बदल दें, तो अंकों को पलटने मतलब 10x प्लस y कर दें, और ये मूल संख्या जो है ना, प्राप्त संख्या जब पलटने पर, तो ये प्राप्त संख्या मूल माने पहली संख्या से 18 कम है। अब क्या करोगे आप लोग, x को इधर करो तो 10x माइनस 1x प्लस y माइनस 10y बराबर 18। तो यहाँ से 10x में से 1x घटा 9x माइनस 9y बराबर 18। सॉरी, उधर माइनस 18 है, इधर क्या है, इधर माइनस 18 है, बराबर माइनस 18। यहाँ भी माइनस 18 है। 9 से भाग कर देते हैं, तो 9 से जब भाग करोगे, नए पेज पे देख लेते हैं, तो यहाँ से मिला x माइनस वाई बराबर माइनस 2। ये हमारे पास समीकरण 2 मिला। अब दिमाग लगाओ, समीकरण 1 में y का गुणांक देखो पॉजिटिव है, और समीकरण 2 में y का गुणांक निगेटिव है। तो समीकरण 1 को 2 में जोड़ देने पर, समीकरण 1 क्या था, y माइनस 2x बराबर 0 था, और ये समीकरण क्या था, x माइनस y बराबर माइनस 2 है। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, ये प्लस माइनस कट जाएगा। माइनस 2x में प्लस 1 जोड़ेगा, माइनस x माइनस 2 आया, तो माइनस माइनस कट के x का मान 2 आ गया। अब x का मान 2 समीकरण 1 में रख देंगे। x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x की जगह पर 2 रख देते हैं। तो जब 2 रखोगे तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 है y बराबर y माइनस 2x है, तो y माइनस 2 गुणे x की वैल्यू 2 बराबर 0, तो ये मिल जाएगा y माइनस 4 बराबर 0। तो y बराबर कितना मिल गया, 4। x और y का मान जब 4 मिला, तो अतः जो संख्या मिलेगी, अतः संख्या क्या है, 10y धन इकाई है, वो दहाई का अंक y था, तो 10
40 में 2 जोड़ोगे उत्तर कितना आ जाएगा 42। तो संख्या क्या थी 42 थी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आसान प्रश्न था। देखो इसमें वही सवाल इकाई दहाई वाला था, ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन है के किस मान के लिए, के किस मान के लिए, के किस मान के लिए समीकरणों इतना तथा इतना का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले समीकरण क्या दिए गए हैं। समीकरण दिया है 3x + y बराबर 1। तो इसे a की वैल्यू यहाँ पर कितना है 3, a1 है, b1 ये पहली रेखा है, b1 कितना है 1 और उधर से c1 बराबर लिख सकते हो आप 1। ठीक है, c1 उधर जब उधर है तो उसको भी उधर। तथा दूसरी रेखा क्या दी गई है, दूसरी रेखा है 2k - 1 इंटू एक्स प्लस क्या लिखा गया है k - 1 इंटू वाई और बराबर यहाँ पर लिखा गया है 2k + 1। ये दूसरी रेखा है, बराबर पे इधर भी है तो इधर भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। a2 का वर्ग कौन कर रहा है 2k - 1 x का गुणांक, b2 है आपका k - 1 और यहाँ से c2 होगा 2k + 1। ये a1 b1 c1 मिला। अब इसमें लिखा गया है चूंकि दी गई रेखाओं का, चूंकि दी गई रेखाओं का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तब क्या होगा, रेखाएं समांतर होंगी, आपको पढ़ाया गया था। तब होगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको छोड़ देते हैं, a1/a2 से ही काम बनाएंगे। तो a1/a2, a1 3 है, a2 है 2k - 1, b1 कितना है, b1 है 1 है, b2 कितना है k - 1। तिरछा गुणा करोगे तो 3k - 3 बराबर 2k - 1 हुआ। 2k इधर आके निकल जाएगा तो k मिला, 3 यहाँ निगेटिव है, 3 - 1 हो जाएगा तो यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आसान और अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग देखेंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे हर एक चैप्टर रिवाइज करते चलेंगे। अगले प्रश्न पे आइए। सेम ऐसे ही सवाल है। क्वेश्चन लिखा गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, हम मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, हम मान लेते हैं इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं y। ठीक है, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y। तो संख्या कैसी बनेगी, संख्या बनेगी 10 × दहाई धन इकाई, ये मेन संख्या आई। पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या लिखा गया है, पहली शर्तानुसार लिखा गया है 2 अंकों की बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। समझ में आया, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इसका मतलब पहली जो संख्या है 10y धन x, अब इनके उलटने से एक संख्या और बनेगी 10x + y, इन दोनों का योग बेटा 66 है। तो अब कुल मिला के 11y और प्लस 11x बराबर 66 हुआ। 11 भाग कर देते हैं तो चाहे चलो y + x बराबर 11 × 66, ये समीकरण 1 आ गया। अब यदि संख्या के अंकों का अंतर, अंतर में 2 उत्तर आता है। अब अंतर का मतलब x - y करें कि y - x, हम x - y कर देते हैं, बाद में हम 2 उत्तर लिख देंगे ना। दूसरी शर्तानुसार,
दूसरी शर्तानुसार संख्या के अंकों का अंतर माने इकाई और दहाई। चलो x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो y कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं बेटा, तो y यहाँ निगेटिव पॉजिटिव y कट के x 2x बराबर 8, तो x बराबर 4 आया। अगर x का मान 4 आया तो यहाँ लिख देते हैं x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर तो जब समीकरण 1 में x का मान 4 रख देंगे तो 4 प्लस y बराबर 6, तो y का मान 2 आ गया। तो जो संख्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या होगी, यहाँ लिख देते हैं अतः संख्या। अतः जो संख्या होगी y का मान जब 2 रखोगे तो एक संख्या होगी 24 या उत्तर क्या आ जाएगा 42, दोनों सही है। ठीक है ना, क्योंकि अंतर शब्द दिया है तो अंतर में 2 उत्तर पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। हम इकाई का अंक मान लेते हैं y x है, दहाई का अंक y, तो संख्या बनेगी 10 गुणे दहाई धन इकाई। ये संख्या आई, पहली शर्तानुसार लिखा गया है ये संख्या, और इसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। तो यहाँ से x y में एक समीकरण मिलेगा और उनके अंकों का अंतर दिया, मतलब इकाई दहाई का अंतर दिया है 2 है, तो हम x माइनस वाई कर दें। आप y माइनस एक्स करोगे तो इस आंसर 42 या 24 दोनों में कोई एक आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, कह रहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। चलिए, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। देखो, हम मान लेते हैं, माना प्रारंभ में ना कुछ आयत की लंबाई रही होगी। प्रारंभ में आयत की लंबाई बराबर x इकाई, लंबाई x इकाई मान लेते हैं, व चौड़ाई हम मान लेते हैं y इकाई है। ठीक है, तो प्रारंभ में आयत का क्षेत्रफल, प्रारंभ में आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। ये प्रारंभ में आयत का क्षेत्रफल है। अब पहली शर्तानुसार क्या लिखा गया है कि आयत की लंबाई ना 5 इकाई कम कर दें। अब लंबाई जो होगी वो x माइनस 5 इकाई हो गया। चौड़ाई क्या होगा, चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, मतलब y प्लस 3 कर दिया जाए। तो अब जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अब का जो क्षेत्रफल है वो पहले वाले क्षेत्रफल से, जो पहले क्षेत्रफल था x y, उससे 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। समझ में आया। अब इसका गुणा गणित करो, x से ब्रैकेट तोड़ो, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर एक्स वाई माइनस 9। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, 15 उधर चला गया, तो यहाँ से मिला 3x माइनस 5y, 15 माइनस 9, तो ये 3x माइनस 5y बराबर 6। ये समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब दूसरी शर्तानुसार, अब हम दूसरी शर्तानुसार लिखेंगे। दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि लंबाई क्या हो जाती है। दूसरी शर्तानुसार कह रहा है कि यदि लंबाई को 3 इकाई चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई जो है 2 इकाई बढ़ दी जाए। पहले चौड़ाई थी y, अब y प्लस 2 हो गया।
तो अब जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई। अब जो क्षेत्रफल है, पहले क्षेत्रफल से, पहला क्षेत्रफल एक्स वाई था, उससे 67 वर्ग इकाई अधिक हो जाती है। गुणा करते हैं तो यहाँ से एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ से मिला 2x 3y इक्वल टू 61। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 को देखो, यहाँ पर x का गुणांक y का गुणांक 5 है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है। तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा करके जोड़ेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके। समझ में आया? तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करो, समीकरण 3 त्रिका 9 3 पचे 15, 3 त्रिका 9 3 पचे 15, 3 छक 18। इसमें 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 एके 5, 5 छक 30। जोड़ने पर ये कट गया, 10 9 कितना हो गया 19। x बराबर 8 5 13, 323। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 323 भागे 19 ना, तो x बराबर 17 इकाई आ गया। ये 17 इकाई लंबाई आ गई, 17 आ जाएगा भाग करने पर। अब क्या करेंगे, अब x बराबर 17 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा था 3 गुणे 17 का मान, मतलब x का मान 17 है और माइनस 5y बराबर 6 है। तो 17 का 51 माइनस 6 बराबर 5y। 5y बराबर कितना मिला 45, तो y बराबर 9 इकाई मिल गया, 9 पचे 45। तो अतः आयत की विमाएं, हमसे आयत की विमाएं पूछा गया है, तो लास्ट में लिख देंगे अतः आयत की विमाएं, अतः आयत की विमाएं, अतः आयत की विमाएं 17 इकाई माने लंबाई व 9 इकाई का मतलब क्या चौड़ाई। समझ में आया? तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आसान प्रश्न था, थोड़ा सा लिखा गया, आप लोग देखोगे तो समझ में आएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, पांचवा क्या लिखा गया है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, 2 चाल हम मान लेते हैं। माना ऋतु की चाल, ऋतु की चाल, हम ऋतु की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर व धारा की चाल, धारा की चाल हम मान लेते हैं कितना है y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, अनुकूल दिशा के लिए चाल, अनुकूल दिशा, अनुकूल दिशा माने धारा की दिशा, अनुकूल दिशा के लिए चाल, अनुकूल दिशा के लिए चाल, अनुकूल दिशा के लिए जो चाल बनेगी वो दोनों भाई जिस दिशा में धारा बह रही है, अगर उस दिशा में नाव चलाओगे तो आपकी चाल में नाव की चाल ऐड होगी, के लिए चाल x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा ये। और धारा के प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल माने धारा की विपरीत दिशा, प्रतिकूल दिशा के लिए जो चाल बनेगा वो क्या बनेगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार क्या लिखा गया है, 2 घंटे में ना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल ना। तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, अनुकूल ना 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, 20 किलोमीटर तैर रही है।
ना तैर रही है। तो इसका मतलब चाल बराबर क्या हम लोग पढ़े थे? चाल बराबर पढ़े थे दूरी बटा समय, पढ़े थे कि नहीं? तो चाल आपकी क्या है? x प्लस वाई, चूंकि धारा के अनुकूल दिशा के लिए चाल है। दूरी कितना है? 20, समय कितना लगा? 2 घंटे। भाग करोगे तो यहां से आपको मिलेगा x प्लस वाई बराबर 10। ये समीकरण 1 हो गया। धारा के अनुकूल 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है? 20 किलोमीटर तैर रही है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल धारा की दिशा के लिए चाल x प्लस वाई, दूरी है 20, समय 2 घंटे, तो x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 10 आ गया। एक समीकरण बन गया। अब हम बात करते हैं आगे क्या होता है दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्तानुसार क्या लिखा गया है? दूसरी शर्तानुसार क्या है? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर रही है। 4 किलोमीटर तैर रही है। तो इसका मतलब फिर हमारे पास वही चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना है प्रतिकूल में? x माइनस वाई। दूरी कितना है? चाल, समय 2। तो यहां से x माइनस वाई बराबर 2, इसे समीकरण 2 मानो। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या था? x प्लस वाई बराबर 10 था। x प्लस वाई बराबर 10 और यह है x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ने पर y कट के 2x बराबर 12। तो 12 में 2 से भाग करोगे तो x का मान 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये x मिला। अब x बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखोगे 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4 किलोमीटर पर आवर। तो अतः ऋतु की चाल 6 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, 6वां। ये भी अच्छा क्वेश्चन। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 1 घटाया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न 2 चीजों से बनती है, अंश और हर से। तो हम मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश x व हर y है। मान लेते हैं भिन्न का अंश x व हर y है। तब यहाँ पर भिन्न क्या बनेगी? तब आपकी जो भिन्न बनेगी, भिन्न होता है अंश बटे हर, माने x बटे y। अब पहली शर्तानुसार ये लिखा गया है कि यदि जब एक भिन्न 1/3 हो जाती जब उसके अंश में, पहले अंश x था, जब अंश में 1 जोड़ते हैं हर वैसे रहते हैं, तो ये भिन्न जो है 1/3 के बराबर हो जाती है। तिरछा गुणा करोगे 3x, 3 1 के 3 बराबर y। पक्षांतरण करोगे 3x माइनस वाई बराबर -3। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दूसरी शर्तानुसार देखो, दूसरी शर्त के अनुसार क्या होता है? दूसरी शर्तानुसार जब उसके वह 1/4 जब हर से 1 घटाया जाता, अब अंश जैसे कैसे रहने देंगे, हर में से 1 घटाएंगे तो 1/4 हो जाती है। तिरछा गुणा करोगे तो 4x बराबर y माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर -1। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 में y का गुणांक माइनस में है, 2 में भी माइनस में है, तो घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं। नए पेज पे क्या करेंगे?
समीकरण एक में से 2 को घटा देते हैं। पहले समीकरण एक लिखते हैं। समीकरण एक है 3x माइनस वाई 3x माइनस वाई बराबर -3। समीकरण 2 है 4x माइनस वाई इक्वल टू -1। 4x माइनस वाई इक्वल टू -1। घटाने चिन्ह बदल जाएगा, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये तो कट गया। 3x में से 4x घटा तो -x हुआ। -3 में एक ये जुड़ेगा, पॉजिटिव हो गया तो -2 हो गया। माइनस माइनस खत्म हुआ, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में x का मान 2 रख देते हैं। तो 2 रखो, समीकरण एक में x का मान 2, तो पहले से 3 है, हम 2 रखते हैं, -y बराबर -3 है। तो 3 दूना 6 माइनस वाई बराबर -3, तो हो जाएगा 6 + 3 बराबर y, तो y बराबर 6 3 9 आ गया। तो x और y मिला, तो लिख देंगे अतः जो भिन्न है, जो भिन्न हमसे पूछी गई है, अतः भिन्न में क्या होता है x बटे y। x की वैल्यू कितनी मिली 2 और y की वैल्यू कितनी मिली 9। ये प्रश्न का आंसर हो गया। समझ में आया? चलिए अब आगे प्रश्न पे आते हैं। समझ में आ गया होगा, भिन्न का अंश x और हर y मान लेते हैं। 2 समीकरण बनेगा, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो हमको x और y का मान होगा, यही हमारी भिन्न होगी। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये लिखा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, अब मतलब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मान लेते हैं, माना नूरी व सोनू की वर्तमान आयु x वर्ष व y वर्ष है। समझ में आया? दोनों की वर्तमान आयु x और y वर्ष है। पहली शर्तानुसार पांच वर्ष पूर्व के लिए, 5 वर्ष पूर्व के लिए, पूर्व माने पहले, तो 5 वर्ष पहले नूरी अभी x साल की है, तो 5 वर्ष पहले नूरी x -5 हो जाएंगी, सोनू y -5 हो जाएंगे। तो नूरी जो है देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी सोनू की आयु की तिगुनी थी, तो सोनू की आयु में तिगुना करेंगे। नूरी सोनू से तिगुनी, तो सोनू में तिगुना करेंगे तो दोनों उम्र में बराबर हो जाएंगे। तो तिगुनी थी, ये बराबर हो जाएंगे। तो यहां से मिला x -5 = 3y -15। तो यहां से पक्षांतर करो, x -3y बराबर -15 + 5। तो यहां से आपको मिल जाएगा, यहां से मिलेगा x -3y बराबर मिलेगा -10। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार क्या है, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद ना, तो 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात माने 10 वर्ष बाद। देखो पहले नूरी की आयु 10x साल थी, तो x + 10 हो गई 10 वर्ष बाद, 10 बढ़ेगा, सोनू भी 10 बढ़ जाएंगे। तो नूरी जो है सोनू से 2 गुनी हो जाती है, तो इसमें 2 गुनी हो जाती है, तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2y 10 × 20। तो यहां से मिला x - 2y बराबर 10। समीकरण 2 आ गया, 10 20 में से घट गया। अब क्या करेंगे, देखो दोनों में x का गुणांक सेम है, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से 2 को डायरेक्ट घटा देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर कितना है -10। ये क्या है,
x माइनस 2y बराबर कितना है, ये 10 है। घटाने पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। -3y में 2y जोड़ेगा तो -1y हुआ, और यहाँ पर -20 हो गया। -10 कितना होता है, -20। तो माइनस माइनस कट के y का मान 20 मिल गया। अब हम नए पेज से y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान 20 समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण में y की जगह 20 रखोगे तो x माइनस 3 गुणे 20 बराबर -10 था। तो यहाँ से x माइनस 60 बराबर -10, तो यहाँ से x बराबर 60 माइनस 10, तो x बराबर 50 आ जाएगा। 50 आ गया। तो लास्ट में लिख देंगे अतः नूरी की आयु, अतः नूरी की आयु कितनी वर्ष की हो जाएगी, 50 वर्ष ना, तथा सोनू की आयु, तथा सोनू की आयु बराबर मान लेते हैं कितना है, 20 वर्ष है ये सोनू की आयु। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग ढंग से देखोगे तो हर एक क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। अगला क्वेश्चन ये देखो, नॉर्मल क्वेश्चन है ना। अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं, यही चेक करना है। देखो हम कंडीशन लिख देते हैं, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी होंगी, यहाँ पर रेखाएं क्या होंगी, यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी पहला। और दूसरे में a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं यहाँ पर समांतर होंगी। समझ में आया। तीसरे में अगर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। समझ में आया। तो ये तीन चीज होता है। तो पहला हम लिख देते हैं, लो 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये पहली रेखा है। यहाँ से a1 का काम 5, b1 का काम -4, c1 का काम 8 कर रहा है। तथा दूसरी रेखा उतार देते हैं। दूसरी रेखा बगल में ये दिया गया है, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दूसरी रेखा है। तो यहाँ से a2 का मान 7 होगा, b2 का मान 6 होगा और c2 का मान -9 हो गया। अब हम a1/a2 निकालेंगे। ध्यान से देखो, a1/a2, तो a1 का मान कितना है 5, a2 का मान 7, 5/7 है। फिर हम निकालेंगे b1/b2, तो b1 का मान -4, b2 का मान -6, -4/6। आप प्यारे बच्चों बताओ, ये दोनों आपस में बराबर हैं? तो अगर बराबर नहीं तो c1/c2 नहीं निकालेंगे। अरे 5/7 -4/6 के कहाँ बराबर है? समझ में आया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, जब बराबर नहीं है तो अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं। अतः रेखाएं कैसी हैं, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। हम पहला बताए हैं, दूसरा आप लोग अपने से कोशिश करना, ट्राई करना लगाने का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये है, अनुपातों a1 तुलना करके ज्ञात कीजिए कि युग्म संगत है अथवा असंगत। संगत का मतलब क्या होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी जब होंगी माने a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो निकाय एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। अगर एक हल होगा तो निकाय संगत होगा, तब ये जो समीकरण है वो संगत होगा ये। और दूसरी में समांतर में,
अगर रेखाएं समांतर हैं, समांतर का मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा तो निकाय कैसा होगा? तब निकाय असंगत होगा। तब निकाय कैसा होगा? असंगत होगा। फिर उसके बाद संपाती के लिए बता देते हैं। संपाती के लिए क्या होगा? संपाती के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। अगर ये बराबर होंगी तो अनेक हल होगा। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल होंगे तब भी निकाय क्या होगा? तब भी निकाय संगत होगा। तो जब रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा, चाहे एक हल हो या अनेक हल हो, तो निकाय संगत होगा। और अगर हल नहीं होगा तो निकाय असंगत होगा। हल कब होता है? जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं, जब रेखाएं संपाती होती हैं। प्रतिच्छेदी में केवल एक हल होता है, संपाती में अनेक हल होते हैं। समझ में आया? और जब रेखाएं समांतर होंगी तो कोई हल नहीं होगा। आप लोग जांच लेना, ठीक है? पहले क्वेश्चन में a1 b1 c1 निकालो, a2 b2 c2 निकालो, फिर उनका अनुपात निकालो। अगर a1 अनुपात a1 अपान a2 b1 अपान b2 के बराबर नहीं है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तो एक हल होगा। समझ में आया? तो इसको आप लोग करना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन ये लिखा गया, पी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो ये देखो सॉल्यूशन में यहां से ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। तो पहली रेखा से a1 का कार्य 4 कर रहा है, b1 का काम p कर रहा है, c1 का काम 8 कर रहा है, तथा दूसरी रेखा में a2 का काम 2 कर रहा है, b2 का काम 2 कर रहा है और c2 का काम भी 2 ही कर रहा है। अब लिखेंगे चूंकि दी गई रेखाओं का अद्वितीय हल है। ये पेपर में आ चुका है, अद्वितीय हल है। तो जब दी गई रेखाओं का अद्वितीय हल है तब क्या होगा? तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, ये पढ़ाया गया था। तो a1 की वैल्यू क्या है? 4/2 डज नॉट इक्वल टू p बटे कितना? 2। अब दिमाग लगाओ आप लोग, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p डज नॉट इक्वल टू 4। तो कह रहा कि p के किन मानों के लिए? तो 4 को छोड़कर, p का मान 4 ना हो। अगर 4 होगा, समझ में आया? देखो p के किन मानों के लिए समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल तब होगा जब p का मान 4 ना हो, और कुछ भी हो सकता है। समझ में? अगर p का मान 4 हो गया तब अद्वितीय हल नहीं हो गया। तो 4 को छोड़कर ना, 4 को छोड़कर p के प्रत्येक मान के लिए ना समीकरण का अद्वितीय हल होगा। समीकरण का अद्वितीय हल होगा मतलब 4 ना आए, 4 अगर आ जाएगा तब तो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, तब अद्वितीय हल नहीं होगा। केवल 4 ना आए, 4 को छोड़कर p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, यहाँ p का मान 4 ना हो। अगला देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये लिखा गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना इकाई मान लेते हैं इकाई का अंक x हुआ, दहाई का अंक y है। इकाई का अंक x हुआ, दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी
10y धन x। अब पहली शर्त अनुसार क्या लिखा गया है, संख्या के अंकों का योग माने इकाई दहाई के अंकों का योग कितना है, 9 है। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो दूसरी शर्तानुसार क्या है, दूसरी शर्तानुसार इस संख्या का 9 गुना, मतलब 10y प्लस x बराबर ये 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के का 2 गुना है। तो इस संख्या का 9 गुना पलटने से जो संख्या बनी है इसके 2 गुने के बराबर है। तो इसमें 9 से गुणा करो तो 9 धाम 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x 2y। पक्षांतरण करोगे तो 90 में से देखो 90 में से ये घटेगा तो कितना मिला, 90 में से 2y घटेगा तो 88y मिला, और 9 में से 20 घटेगा तो -11x बराबर 0 मिल गया ना। 11 भाग करोगे तो 8y माइनस x बराबर 0, ये समीकरण 2 मिल गया। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखो y यहाँ प्लस है, y x प्लस है, x माइनस x कट गया, 1y और 8y, कितना y मिला, 9y बराबर 9। तो 9 से 9 कट के y का मान 1 मिला। अब y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान 1 रख देते हैं। तो 1 प्लस x बराबर 9, तो यहाँ से x का मान 8 आ गया। x का मान कितना आ गया, 8। तो अतः संख्या क्या मिलेगी, अतः जो संख्या मिलेगी, संख्या है 10 गुणे दहाई, दहाई कितना है 10 गुणे दहाई, दहाई 1 है, और प्लस इकाई कितना है 8, तो संख्या कितनी मिल जाएगी 18। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोग इसको पढ़ोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम 110 कराए हैं, बाकी और भी हम कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग लगातार बने रहो, हर एक चैप्टर की हम रिवीजन कराएंगे। इसको आप लोग अपने से इसको होमवर्क में लगाना और कमेंट आप लोग जरूर करना, ठीक है। तो आज आप लोग इसको देखिए, फिर उसके बाद अब हमारा चौथा लेसन रहेगा। हर एक लेसन का इसी तरीके से 10-10, 20-20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले जो पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। और आप लोग पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।